हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप सीयूटी। मैं अभिनव आप लोगों के लिए लेके आया हूं सीयूटी 2024 फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन। डिटेल सॉल्यूशन बिल्कुल आपके पास ये रहेगा। पेपर कब हुआ था? 16 मई को, जो भी लास्ट पेपर हुआ है सीयूटी 2024 का फिजिक्स पोर्शन का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको आज कराने वाला हूं। अगर पेपर के लेवल की मैं बात करूं तो बेसिक टू मॉडरेट इसके क्वेश्चन रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास थोड़े मॉडरेट देखे गए हैं, बाकी बेसिक ही क्वेश्चन थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे जो आपको बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन जिनको आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन को, कैसे सॉल्यूशन हमारे पास रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है? इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। यहां पे आपको रेशियो बताना था। क्वेश्चन कहां से आया? क्वेश्चन कहां से आया? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ईएम वेव। और ईएम वेव की भी एक बेसिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया है। ईएम वेव की भी एक बेसिक प्रॉपर्टी से आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हो आप, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हो तो इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी में इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर यहां पे आप कंट्रीब्यूशन की बात करोगे इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटीज, एनर्जी डेंसिटी का आप कंट्रीब्यूशन देख रहे हो तो आपके पास इन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन है, अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन है तो क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी से बोलो। ऑप्शन नंबर 1, 1:1। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन उठा के इधर रख दिया बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट 1 हैज 4 ग्राफ showing variation of opposition to flow of AC versus frequency with circuit characteristic in list second। आपके पास यहाँ पे दो लिस्ट हैं, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। इधर देखो एक बार, जल्दी से इधर देखो। आपके पास यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इसमें आपके पास डायरेक्ट क्या पूछा है? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में अगर आप देखोगे आपके पास यहाँ पे 4 आपको कर्व दिखाई दे रहे हैं, उनको आपने क्या करना है? इनके साथ मैच करना है। जो ऑप्शन नंबर आपके पास लिस्ट 2 में ऑप्शन गिवन है, इनके साथ मैच करना है। चलो सबसे पहले वाले को डिस्कस करते हैं। अब इसमें अगर देखें तो अपोजिशन टू एसी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा है कि फ्रीक्वेंसी में आपके पास यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी में हमारे पास यहाँ पे इसमें देखो, इस एक्सिस पे कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं चेंज आ रहा। और ये अगर चेंज नहीं आता, ये चेंज सिर्फ एक सर्किट में नहीं आता जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वाला, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कहां मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 पे। चेक करते हैं एक बार, ऑप्शन ए 4 पे कहां मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अच्छा ये ऑर्डरिंग गलत हुई है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 में हमारे पास ये मैचिंग आ रही है। सिर्फ एक जगह हमारे पास मैचिंग आ रही है। अगर चारों ऑप्शन को आप देखोगे सिर्फ एक ऑप्शन में हमारे पास इस तरह की मैचिंग देखने को मिल रही है, तो आंसर भी तो यही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, चलो तो ये भी इजी क्वेश्चन में ही रखूंगा मैं इसको कैटेगरी में। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज। फिर से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन डाल दिया, ईएम वेव का क्वेश्चन डाला हुआ है फिर से। ईएम वेव का क्वेश्चन है और ईएम वेव तो आपका चैप्टर ही हल हुआ है। ठीक है, उसको तो आप इजीली कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं यहां पे एक ट्रिक आपको बताऊं, GXUV-MR, GXUV-MR, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाईएस्ट होती है गामा रेज की, फ्रीक्वेंसी इसकी हाईएस्ट होती है और वेवलेंथ इसकी मिनिमम होती है। वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है? यहाँ पे मिनिमम। अगर यहां पे आप देखोगे तो इसके अपोजिट चले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम। वेवलेंथ क्या हो जाएगी इसकी? मैक्सिमम। और यहां पे क्या बोला? डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां पे क्या बोला हुआ है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव की। तो सबसे पहले रेडियो वेव आना चाहिए। तो सबसे पहले रेडियो वेव कहां कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए में है, C1 में है और 3 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो नहीं आने वाले। 2 और 4 को तो देखते ही कट कर दो, ये तो नहीं आएंगे। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 को और 3 को। यहां पे सबसे पहले रेडियो वेव दिख रहा है आपको, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ हमारे पास कैसी है? मैक्सिमम है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव है क्या यहाँ पे? इसमें है, इसमें है, हाँ जी इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके बाद रेडियो के बाद माइक्रोवेव लिखा हुआ, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पे करेक्ट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो यहां पे देखो, मैच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिस्टेड इन कॉलम 1 विद प्रोडक्शन मेथड डिवाइस इन कॉलम 2। मतलब इधर हमारे पास क्या है? ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इनके प्रोडक्शन मेथड कि ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये इधर गिवन है आपको। ठीक है, तो इनमें से आपने बताना है कि आपने मैच करके, फिर से वही चीज है कि मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपको, यहाँ पे माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है वो होती है मैग्नेट्रॉन से। तो ये चीज हमने डायरेक्ट पढ़ रखी है, ये डायरेक्ट पढ़ रखी है कि जो माइक्रोवेव्स होती है वो मैग्नेट्रॉन में आपकी प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए किससे मैच करेगा? 2 से। ए कहां पे 2 से मैच कर रहा है? सिर्फ 2 और 3 में कर रहा है, तो मतलब 1 और 4 तो नहीं आएंगे।
सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है कि आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, अगर आप 50-50 लाइफलाइन यूज कर रहे हो, मतलब आपके पास 2 ऑप्शन तो हट गए। 2 ऑप्शन अगर आपने हटा दिए तो 2 ऑप्शन बचे, तो 2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने चीजें करनी होती है। अब सेकंड अगर मैं आपको बताऊं इजी टास्क, सी ऑप्शन पे जाओ, एक्सरेज। एक्सरे कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास बोम्बार्डिंग लार्ज एटॉमिक नंबर मेटल टारगेट विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक लार्ज एटॉमिक नंबर के एक मटेरियल, एक मेटल टारगेट को अगर बोम्बार्ड करते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से, तो वहां पे जब उनका डीएसेलरेशन होता है तब हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस होती है। डीएसेलरेशन से एक्सरे कब प्रोड्यूस हो रही है, डीएसेलरेशन, सॉरी 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 सॉरी, ये हो रही है डीएसेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल से। फास्ट मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम में, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे सेकंड चीज क्या आ गई, एक्सरे कहां पे मैच करनी है, आपने 4 से मैच करनी है। तो सी को 4 से मैच करना है, सी को 4 से मैच करना है, कहां पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गई कि हमारे पास 2 ऑप्शन में चीजें मैच हो रही है कि सी यहाँ पे भी 4 पे है, सी यहाँ पे भी 4 पे है, और ए यहाँ पे भी 2 पे है, ये भी 2 पे है। तो हमें एक ऑप्शन और ढूंढना पड़ेगा, एक ऑप्शन और ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा इंफ्रारेड, सॉरी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को देख लेते हैं, ये कहां से आती है, एलसी ऑसिलेटर से। ये एलसी ऑसिलेटर से आती है। तो डी किससे मैच करेगा, 1 से। डी कहां से मैच कर रहा है, 1 पे, ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ यहां पे कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, एक यहाँ पे फिगर आपको दिख रही होगी, ठीक है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, और फिगर आपको यहाँ पे दिख रही है बढ़िया से, बिल्कुल। चलो, इन द फिगर गिवन बिलो एपीबी, ये हमारे पास क्या है, इसका कर्वेचर है, ठीक है, इज द कर्व सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी गिवन है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन है। चलो नेक्स्ट, सेपरेटिंग एयर एंड अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल म्यू इज इक्वल टू 4/3। तो एक यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन हो गया आपको, ठीक है, ये क्या है, म्यू2 है बेसिकली। म्यू1 कितना आपके पास यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन एयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द सरफेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम P। P पॉइंट से O पॉइंट पे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर हमें। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या थी आपकी, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रही होगी, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ O फ्रॉम P विल बी, आपने इमेज डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपके यहाँ पे मीडियम है, एक मीडियम आपका ये रहा, एक मीडियम आपका ये रहा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते थे यहाँ पे, μ2/v माइनस μ1/v u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये फॉर्मूला यूज करते थे, ठीक है। और साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें लिखेंगे। साइन कन्वेंशन बोलता है जो भी लेफ्ट साइड में रहेगा वो नेगेटिव होगा, जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव होगा, सबको पता है चीज, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम v तो हमने निकालना ही है, तो यहाँ पे μ2/v माइनस μ1 कितना आपके पास यहाँ पे 1। अच्छा, इसको पुट ही कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना, पहले ही इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 4/3, क्योंकि μ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/3 है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4/3, देन आएगा 1/u, u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, -20 सेंटीमीटर, तो माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर पुट कर लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इज इक्वल टू μ2 माइनस v1, तो यहाँ पे 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि r भी हमारे पास इधर ही है, और r अगर इधर है तो ये नेगेटिव होगा, तो अब इसको सोल्व करना है हमने। यहाँ पे 4/3/v मतलब यहाँ पे 4/3v, यहाँ पे आपका प्लस ऑफ 1/20, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सोल्व करके 4/3 में से माइनस करोगे तो यहाँ पे 1/3 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 10, ठीक है। इसको अगर सोल्व करें तो 4/3v इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा 1/30, माइनस में है, और इधर इसको दूसरी साइड लेकर अगर जाएं, वेट, अगर मैं इसको इधर ही रखता हूं, प्लस 1/20 रखता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, इधर देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप को देखो, तो 4/3v दूसरी साइड लेके जाता हूं, तो माइनस ऑफ 4/3v इज इक्वल टू, इधर लेके आएंगे तो 1/20 प्लस 1/30। अब यहां पे ध्यान से देखो, सॉल्यूशन हो रहा है, जल्दी से आप इसको देखो सॉल्यूशन को। यहां पे कितना आएगा 60, कितना आएगा एलसीएम अगर ले रहे हैं तो यहां पे आपका आएगा 3 + 1, सर 3 + 2, 3 + 2,
ठीक है। तो 5/60 इज इक्वल टू -4/3v। थोड़ा स्पेस कम रह गया, एक मिनट जल्दी से स्पेस बनाते हैं। यहां पे एक से एक क्वेश्चन भरा पड़ा है इस पेपर में, एक से एक क्वेश्चन पेपर है, आप क्वेश्चन है, आपको मिलेंगे सारे सॉल्यूशन, 1 बाय 1 सारे सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या चीज है। -4/3v अगर यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है और उधर हमारे पास कितना बचा, ये कितना है 5/60। 5/60 को अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको कट करो, यहाँ पे आएगा आपका 1/12। अब यहाँ पे आपका इससे कट करोगे तो 4, v इज इक्वल टू कितना आएगा -16 सेंटीमीटर। अच्छा 16 सेंटीमीटर तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया, 16 सेंटीमीटर हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया, बट माइनस के साथ आ रहा है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड में, माइनस मतलब लेफ्ट साइड में, तो 16 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ पी इन एयर। तो ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, आगे समझ में बिल्कुल अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन मिला आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस पावर ऑफ द लेंस विल बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे, बट डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो एक फॉर्मूला पढ़ते थे P इज 1/f था, वैसे तो नॉर्मली अब 1/f से शुरू कर रहा हूं, 1/f से शुरू कर रहा हूं। यहाँ पे क्या बोलते थे हम, यहाँ पे बोलते थे μ-1 साथ में 1/r1 माइनस 1/r2। यही फॉर्मूला पढ़ा है, यही फॉर्मूला पढ़ा है। और 1/f को क्या लिखते हो, 1/f को लिखते हो P। तो यहां से आप इसको देखो तो ये प्रोपोर्शनल हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ-1। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ-1। आगे समझ में, तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। मतलब आपने यहाँ पे फोकल लेंथ और u के बीच में, सॉरी फोकल लेंथ तो आपको गिवन है, v और u के बीच में आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, और किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो इसका एक डायरेक्ट ग्राफ होता है। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इसकी ग्राफ अच्छे से रीड करे होंगे क्लास 12th में, तो आपको अच्छे से इसका आंसर पता होगा, क्या आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, इसका ना हमारे पास जो कर्व बनता है वो बनता है हाइपरबोलिक। जो इसका कर्व बनता है वो बनता है हाइपरबोलिक, और हाइपरबोलिक ग्राफ कहां पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में, ये। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, यहां पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हाइपरबोलिक ग्राफ इसका आंसर आना था। ठीक है, तो हाइपरबोलिक ग्राफ कहां पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यूजिंग लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स टू स्टडी डायफ्रैक्शन इन अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.1। कहां से क्वेश्चन आया, कहां से क्वेश्चन पूछा आपका, वेव ऑप्टिक्स से। तो मतलब अब तक आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई दिया हमें, और हमें यहाँ पे ऑप्टिक्स दिखाई दिया। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आए। अब यहाँ पे देखो, स्टडी डायफ्रैक्शन इन अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ। विड्थ आपको यहाँ पे गिवन है स्लिट की। ठीक है, स्लिट की अगर विड्थ आपको गिवन है तो मतलब आपको यहाँ पे डी गिवन है, डी कितना है यहाँ पे 0.1 mm, 0.1 mm। नेक्स्ट यहाँ पे द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जब भी आपको सेंट्रल मैक्सिमा गिवन है तो कंडीशन क्या आएगी, ये आएगी 2 बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। और यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी आपका 2 आना है। वेट सॉरी, इसको फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपका आएगा 2 बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाय डी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व करना था, इसमें वैल्यूज पुट करने, डायरेक्ट हमने सोल्व करना। मैं आपको करके दिखाता हूं क्या चीज करनी है। यहाँ पे बी आपको गिवन है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मेजर्ड टू बी 5 mm। ठीक है, जो सेंट्रल विड्थ आपको मैक्सिमा के यहाँ पे गिवन है 5 mm यहाँ पे गिवन है, और ये किसके इक्वल आपने पुट करनी है, 5 mm को आपने पुट करना है किसके इक्वल, यहाँ पे 2 लैम्डा, लैम्डा कितना है यहाँ पे, अच्छा लैम्डा तो हमने निकालना है, वेवलेंथ तो निकालनी, तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे। डी कितना है यहाँ पे, ये है आपका 50 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लो। 50 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 10⁻⁻2 मीटर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय डी। डी कितना है यहाँ पे 0.1 mm, 0.1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻3। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.1 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अच्छा 2 भी था, और यहाँ पे साथ में लैम्डा। जब इसको आप कंप्लीट सोल्व करते हो तो उसका ऑप्शन नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा, 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपने सिर्फ हमेशा यूनिट देखनी है। तो अगर यूनिट हमारे पास मीटर में है तो ऐसा यूनिट है, तो आपने सारे के सारे यूनिट मीटर में चेंज करके सोल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे यहाँ पे mm है, इसको मीटर में चेंज करोगे, सेंटीमीटर है उसको आप मीटर में चेंज करोगे, तो जितनी भी हमारे पास यूनिट्स होंगी आपने उसको SI में ही सोल्व करना है। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट
इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। ठीक है, एक यहाँ पे मेटल टारगेट है, ये हमारे पास क्या है, एक मेटल टारगेट। जिसने भी सेशन अब तक लाइक नहीं किया, आप सेशन को लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, जिसने लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक करो। चलो, यहाँ पे मेटल टारगेट है जिसका वर्क फंक्शन कितना है, इसका वर्क फंक्शन कितना है यहाँ पे, म्यू नॉट है, और इसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन जो आ रहा है वो 2 म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का आ रहा है। इसका तो वर्क फंक्शन म्यू नॉट है, इसको तो सिर्फ म्यू नॉट की रिक्वायरमेंट है। और जो आपके पास यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन है उसके पास कितना है, आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट के इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे दी करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ म्यू नॉट है, तो इतनी रिक्वायर्ड थी हमें। अब यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताऊं, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके पास आता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर हम लिखते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने देखना है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास कितना है, ये कितना है, ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ एच म्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो इसको माइनस कर दो, इसमें से कितना आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल आ रही है, एच म्यू नॉट के इक्वल। जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कितना है, ये है आपके पास ऑप्शन नंबर 3, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड कैन बी एच म्यू नॉट, क्योंकि डायरेक्ट इसके इक्विवेलेंट आ रही है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पॉइंट सोर्स कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ मेटेलिक प्लेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेट। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे पास यहाँ पे आपका जो पॉइंट सोर्स था जिसकी वजह से यहाँ पे एमिशन हो रहा है, जो फोटो इलेक्ट्रिक, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट है, अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, सोर्स है, ये हमारे पास है सोर्स, इससे हम क्या निकाल रहे हैं, फोटोन डाल के यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, सोर्स से क्या आ रहा होगा, आपके पास फोटोन्स आ रहे होंगे, तो फोटोन्स क्या इजेक्ट आउट कर रहा है, यहां से फोटोन्स इजेक्ट आउट कर रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, सबसे सिंपल सी चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि हमने पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस बढ़ा दिया, जो पॉइंट सोर्स था उसको हमने मेटल टारगेट से थोड़ा दूर कर दिया। ठीक है, मतलब सोर्स और जो टारगेट है उसके बीच में हमने डिस्टेंस क्या कर दिया, डी को हमने इंक्रीज कर दिया। अगर हम डी को इंक्रीज कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, जो यहाँ पे आपके पास एमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, मतलब आपके पास यहाँ पे कम फोटोन कम इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहे हैं, तो आपको बस यहाँ पे डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज होते होते कहां दिख रहा है, सिर्फ आपके दो ऑप्शन में डिक्रीज दिख रहा है, एक तो ऑप्शन नंबर सी में और एक डी में, तो इनको तो कट कर दो, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे ए और बी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड एक्टिव है, मतलब आप 50-50 लाइफलाइन यहाँ पे यूज कर पा रहे हो। ठीक है, समझ गए। चलो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखो, डी को देखो, तो यहाँ पे आपका कौन सा करवाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, तो ये करवाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से यहाँ पे डिक्रीज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, सी बोलो या फिर ऑप्शन नंबर 3 बोल दो। ठीक है, 1 2 3 4 में कर रहे थे ना, तो ये 3 है। चलो नेक्स्ट, a proton accelerated through a potential difference v has a de Broglie wavelength lambda. ठीक है, on doubling the accelerating potential de Broglie wavelength of the proton. ठीक है, ये कहां से आया, डी ब्रोगली वेवलेंथ, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। कुछ लोग इसको डी ब्रोगाई भी बोलते हैं, वो भी सही है, वो भी सही है। ठीक है, उनको देखो, डी ब्रोगाई अगर बोल रहे हो, डी ब्रोगली बोल रहे हो, सेम ही बात है, वो तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है उसका। ठीक है, उस तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं बस। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी से शुरू करते हैं, पहला फॉर्मूला। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम इसको क्या लिखते हैं, एच अपॉन एम भी लिखते हैं, या फिर हम इसको लिखते हैं एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे डी ब्रोगली के फॉर्मूले हैं। अब अगर इसको मैं पोटेंशियल की फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m QV। पोटेंशियल की टर्म में आ गया, तो लैम्डा हमारे पास कैसे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v। तो ये हमारे पास इसका मेन रिलेशन है। अब इस रिलेशन के अबाउट अगर हम इसको सोल्व करें, इस रिलेशन के अबाउट अगर हम इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा, देखो अगर हम प्रोटॉन के केस में देखें कि हमारे पास जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था, जो v था यहाँ पे, इसको हमने डबल कर दिया। अगर मैं इसको डबल करूं, इसको डबल करता हूं, अगर मैं इसको v की जगह क्या कर देता हूं 2v, क्या इसका वेवलेंथ डिक्रीज नहीं करेगा, हाँ जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा डिक्रीज करेगा, लैम्डा डिक्रीज करेगा। कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, लैम्डा डिक्रीजेस।
तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड लेवल इन हाइड्रोजन एटम इज के यूनिट। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी दी है ग्राउंड लेवल में, वैसे मैं आपको एक बार एनर्जी का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं ताकि आपको याद रहे कौन से फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं। 13.6 यहाँ पे आएगा आपका Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूले हम पढ़ते थे, ये भी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, ठीक है। इसमें हम देखते थे एटम्स में जो एनर्जी लेवल होते थे उनकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज के यूनिट। तो हमने जो काइनेटिक एनर्जी ली वो किसके इक्वल ली है, काइनेटिक एनर्जी ली हमने के यूनिट के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अब इनमें रिलेशन क्या पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का यहाँ पे आप रिलेशन बता दो, ठीक है। आपको काइनेटिक पता है तो आप इसका रिलेशन बता दो टोटल और पोटेंशियल में। चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। तो कुछ ऐसा। और काइनेटिक एनर्जी में कितना पता है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास माइनस है, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू टोटल एनर्जी की जगह लिखोगे माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास सिंपल चीज बन गई, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा। तो एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये वाला हो गया, तो दोनों रिलेशन हमें पता है। अब सबसे पहले आपने क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी टर्म में है -2 काइनेटिक एनर्जी, मतलब -2k। -2 क्या आएगा, पहला ऑप्शन हमने देखा ना -2k। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें -2k है, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बनना है, बाकी ऑप्शन आपने देखने में। चलो दूसरा भी देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, -k। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा, वही तो बोला, ठीक है, यही तो बनेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। 2 न्यूक्लिया हैव मास नंबर A and B रेस्पेक्टिवली, द डेंसिटी रेशियो ऑफ द न्यूक्लियाइज, ठीक है। न्यूक्लिया का क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। क्या इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं कि डेंसिटी हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी न्यूक्लिया के मास पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। कितनी, 10⁻17 kg/m³, यही रहती है सबके लिए, ठीक है। अगर सबके लिए यही है तो हमारे पास 2 अलग अलग मास नंबर वाली न्यूक्लिया है A और B, तो दोनों के लिए सेम होंगी, तो मतलब 1:1 तो ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट। क्या टाइम लगा, नहीं लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड, बस इतना टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे, ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज एज आर एज अंडर, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रल सीरीज गिवन है, कौन सी है, पी फंड सीरीज, बामर, ब्रैकेट, लाइमन। चलो सबसे पहले ऑर्डर लिखते हैं। लाइमन कैसे पढ़ते थे, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ठीक है। ये फंड सीरीज भी बोल देते हैं, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर रहता था, ठीक है। अब जैसे हम डाउन टू ऑर्डर चलते हैं तो वेवलेंथ हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज करती है। अगर डाउन टू ऑर्डर चलते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है आपके पास वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज करती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसमें होती है, लाइमन में, देन बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड, ऐसे हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेवल्स किस तरह से होते थे। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे N1 हमारे पास कितना रहता है 1, और N2 जो अपर लेवल्स रहते हैं 2 3 4 ऐसे। जैसे यहाँ पे देखें N2 इज इक्वल टू कितना आता है यहाँ पे 2, सॉरी N1 इज इक्वल टू कितना आता है 2, और N2 कितना आता है यहाँ पे 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज करती है। और क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आर एज अंडर, द वेवलेंथ अरेंज करेक्टली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ है उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। क्या पी फंड सीरीज है यहाँ पे, हाँ है, तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए आएगा। ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद आएगा हमारे पास ब्रैकेट है क्या, हाँ जी ब्रैकेट है, तो सी आएगा। देन हमारे पास ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पाश्चन, पाश्चन है यहाँ पे, नहीं है, तो पाश्चन को हटाओ। देन बामर आएगा, बामर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है। देन आपके पास यहाँ पे डी आएगा लास्ट, तो यहाँ पे ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी कहाँ आ रहा है, ए सी बी डी ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ए सी बी डी। तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे समझ में, ये भी इजी था, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना था, बस थोड़ा ही दिमाग लगाना था, ज्यादा नहीं करना था कुछ। चलो
नेक्स्ट करते हैं, ये भी सेमीकंडक्टर का बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। देखो सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आया, सेमीकंडक्टर से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, सेमीकंडक्टर का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे। अब देखो ध्यान से, सिलिकॉन को अगर हम डोप कर रहे हैं, सिलिकॉन में अगर हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज डोपेंट। डोपेंट क्या क्या है यहाँ पे, आर्सेनिक, इंडियम, फॉस्फोरस, बोरोन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डोपेंट हैं और हमने क्या बनाना है इसको, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हमने इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना, सबसे पहले तो ये देखो, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ठीक है। एक तो ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक सीरीज होती है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो नाना, पापा, आशु, सब बीमार। ये ट्रिक सबने याद करी होंगी पहले, ठीक है, बचपन में सबने वाली ट्रिक पढ़ रखी है, ठीक है। मतलब मुझे पता है, चलो जिसने नहीं पढ़ी वो समझ लो। नाना, पापा, आशु, सब बीमार, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, बाबा अली गए इंडिया थैला लेके, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये सीरीज आती है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से अगर आप देखो तो अगर हमने यहाँ पे इसको एन टाइप बनाना, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एन टाइप के लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास मिलेगा, इनके पास मिलेगा, तो मतलब यही डोपेंट होने चाहिए। अगर हमने एन टाइप बनाना है, एन टाइप के लिए हमारे पास डोपेंट कौन होना चाहिए, ये हमारे पास डोपेंट होने चाहिए। अगर ये हमारे पास डोपेंट रहने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन से ऑप्शन आएंगे, आर्सेनिक आपको दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। नेक्स्ट फॉस्फोरस दिख रहा है, नहीं, हाँ फॉस्फोरस भी दिख रहा है, तो ए और सी, ए और सी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। जो भी टिपिकल क्वेश्चन आएगा या फिर जो भी मॉडरेट क्वेश्चन आएगा मैं आपको तभी बता दूंगा कि हाँ ये मॉडरेट है, इसको आप इजीली नहीं कर सकते थे, इसको आपने स्किप करना था। कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे होते हैं जिनको आपने स्किप करना ही होता है, ठीक है। ये तो आप सोच के रख लो कि जब भी आप कोई पेपर देते हो तो कुछ क्वेश्चन आपने वहां पे स्किप करने ही करने हैं, ठीक है। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना उन क्वेश्चन पे, उनको आप स्किप करो, लास्ट में करो। अगर आपके पास टाइम बचता है उनको लास्ट में करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर वी वर्सेस आई ग्राफ। वी आई ग्राफ है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये भी सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन, ये भी सेमीकंडक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें आपका क्या बोला गया है, डायरेक्ट आपको ग्राफ दे दिए, ठीक है। डायरेक्ट आपको ग्राफ दे दिए और आपसे पूछ लिया कि हमारे पास इनमें से कौन सा ग्राफ किससे मैच कर रहा है। चलो अब यहाँ पे ए बी सी डी है, अब यहाँ पे ग्राफ मैच करना है। करेक्ट सीक्वेंस क्या रखना है, सबसे पहले आपका फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन कहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं फॉरवर्ड बायस बोलूं तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता था ना। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये फॉरवर्ड बायसिंग का है। ये कौन सा पार्ट है, ये रिवर्स बायसिंग का है। तो फॉरवर्ड बायस वाला कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो सबसे पहले आएगा डी, ठीक है। सबसे पहले डी आएगा, तो सबसे पहले डी सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। क्या आपने यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन को करने की जरूरत थी, नहीं थी, ठीक है, बट हम करेंगे पूरा क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे दूसरा क्या है आपके पास, जीना डायोड। जीना डायोड कहाँ दिख रही है आपको, जीना डायोड दिख रही है आपकी ऑप्शन नंबर सी में, तो डी सी सी भी आ गया। चलो नेक्स्ट है फोटो डायोड। फोटो डायोड कहाँ पे आपकी, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ये फोटो डायोड है। अगर मैं सेम अगर ग्राफ यहाँ पे ऐसे बनाता, ये अगर नहीं बनाता तो ये हमारे पास किस में बन जाती, एलईडी, ये एलईडी बन जाती, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एलईडी बन जाती, ठीक है। नेक्स्ट है बी, लास्ट ऑप्शन। ये किसके लिए यूज करते हैं, सोलर पैनल के लिए। ये किसके लिए यूज करते हैं, सोलर पैनल के लिए। तो ये सोलर पैनल है, या फिर सोलर सेल बोल देते हैं, पैनल तो बहुत अजीब सा लग रहा है। चलो आगे समझ में, तो यहाँ पे डी सी ए बी। और ध्यान से अगर आप देखो तो सारे क्वेश्चन आपके ज्यादातर इस तरीके दिख रहे हैं, तो मैच द फॉलोइंग दिख रहे हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि आपने इसका ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर। तो मतलब ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये क्वेश्चन सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ नहीं, बाकी आपकी सारी चीजें यहाँ पे इजी हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके इजी हैं बट टाइम कंज्यूमिंग है। चलो नेक्स्ट, अब इस फिगर को देखो, ये कहां से आपका क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपका आया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलो 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 जल्दी से लिखो सर, बस क्वेश्चन करना है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट आपको दिख रहे होंगे, 1 2 और 3, ये 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला आपके पास क्या लगने वाला है, फोर्स आपने निकालना है। फोर्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है यहाँ के लिए, फोर्स होता है हमारे पास यहाँ पे ILB साइन ऑफ थीटा, और एंगल कितना रहेगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका पॉइंट कैसे कर रहा है, बाहर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो साइन थीटा यहाँ पे आपके पास रहेगा, थीटा हमारे पास रहना चाहिए 90 डिग्री, थीटा 90 है, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू ILB। और ये सब पोर्शन के लिए हमने लिखना पड़ेगा, तो सिंगल मैंने लिखा, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब हमने केस करना है। देखो अगर मैं यहाँ पे लेंथ की बात करूं, ये L हमने देखो मेन रखना है, देखो बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, IB और BB हमारे पास सेम रहेगा, सिर्फ हमने मेन क्या चीज निकालनी है यहाँ पे, ये L। अब ये L देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये R और ये R और यहाँ पे R, तो R प्लस R प्लस R प्लस R कितना हो गया, 4R। सर बिल्कुल सिंपल ऐड कर रहे हो आप तो, हाँ सिंपल ही था,
सिंपल ही था, सिंपल ऐड करना था 4r। तो 4r कहां पे आपने ऐड करा और यहां पे लिख दिया सिंपल। तो f कितना आ गया यहाँ पे i इंटू 4r इंटू में b, तो कितना हो गया यहाँ पे 4i rb, 4i rb या फिर 4b ir, ये रहा। ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है ना, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तब कंफ्यूजन आती है अगर यहाँ पे आपका वर्टिकली अपवर्ड ऑप्शन भी होता, पर यहाँ पे तो कंफ्यूजन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है, इसको मार्क करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन होते हैं, जो आपके क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन डाला ही नहीं, वर्टिकली अपवर्ड वाला नहीं डाला क्योंकि वो गलत था। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि गलत था तो इसलिए नहीं डाला। ठीक है, क्यों नहीं डाला कि आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग आपका ना रहे पेपर, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज √2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ दैट प्रिज्म इज, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। ये तो बकवास चीज है, सबसे बकवास यही लगी चीज, तो फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, क्या बच्चे हो क्या। चलो 1 2 3 4 यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक करो, जल्दी से सेशन को लाइक करो, फिर शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को। चलो यहाँ पे आप फॉर्मूला अगर देखो, यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस a/2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल गया फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। अब वैल्यूज पुट करनी है, अब वैल्यूज पुट करने की बात आएगी तो म्यू कितना है यहाँ पे √2 है जी, ये √2 है, यहाँ पे कितना साइन ऑफ, ये तो हमने निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और ए कितना है आपके पास यहाँ पे, ए आपको गिवन है क्या, नहीं ए गिवन है क्या, देखते हैं, हाँ हाँ गिवन है, ये रहा। इक्विलेटरल प्रिज्म में तो यहाँ पे 60 डिग्री यूज करोगे, डिवाइडेड बाय 2, और साथ में नीचे साइन ऑफ, डायरेक्ट लिख दूं क्या 30 लिख दूं क्या, 60/2 30, तो यहाँ पे 30 लिख दिया। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 इज 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप को अगर हम देखते हैं तो √2 इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल एम बाय a/2, और ये साइन 30 है तो इसको 1/√2, सॉरी 1/2 है तो इसको 2 ऊपर लिख देते हैं ऐसे। अब इधर √2 है इधर 2 है तो इसको हम कट कर सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, √2 इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल एम बाय a/2, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इससे ये कट, इससे ये मर गया, ये मरा तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे √2, तो 1/√2 कितना आ जाएगा, 1/√2 आएगा साइन ऑफ डेल्टा m प्लस a/2। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो, 1/√2 किसके लिए वैल्यू आती है, साइन 45 डिग्री के लिए, ये वैल्यू किसके लिए आती है, साइन 45 के लिए। इधर लिखते हैं, इधर देखो, इधर आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को इधर से इधर आओ, जल्दी शिफ्ट करो अपने आप को जल्दी से। यहाँ पे साइन डेल m प्लस a/2, अच्छा a ही चल रहा है क्या, ये 60 कर दिया था हमने, a क्यों चल रहा है, ये a नहीं आएगा 60 आएगा, 60 चला रखा था ना, तो बताते भी नहीं हो कैसे बच्चे। चलो अब यहाँ पे इसको कंपेयर करोगे तो दोनों साइन ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 45 डिग्री इज इक्वल टू डेल m प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 30 कर दोगे तो हमारे पास ये बनेगा 45 डिग्री, ये 30 है तो माइनस ऑफ 30 इधर आ जाएगा, और इज इक्वल टू डेल m/2, तो इसको करोगे 15 डिग्री, 15 डिग्री इज इक्वल टू डेल m/2। सर बोल रहे होंगे सब बच्चे कि भाई ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया, नहीं है लेंथी, लग रहा है सोल्व करते हुए लगता है, वैसे लेंथी नहीं है। देखो कैलकुलेशन करोगे बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी, ठीक है, अगर प्रैक्टिस अगर ऐसी करी हो तो आपकी बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी, और आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आ भी गया। ठीक है, कितना है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन आ गया। द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ ब्लैंक इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। किसकी क्वांटाइजेशन करी थी, इलेक्ट्रॉन्स की, बस खत्म, बस खत्म, इतना ही था आंसर। ठीक है, इतना ही था, हो गया टाइम वेस्ट पेपर में। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहे थे, आपने इनको टिक करके बस आगे बढ़ना था, इनमें सोचना कहाँ था, इनमें सोचना कहाँ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm थिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये चीज, वेट, ये क्वेश्चन है अच्छा। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये मॉडरेट क्वेश्चन हमारे पास आया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अगर इसको हम देखें, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पे
कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट है और इसके बीच में हमारे पास क्या है, थिकनेस हमारे पास यहाँ पे 4 mm की गिवन है और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ये फॉर्मूला हो गया। बट इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछा, आगे पूछा हमारे पास यहाँ पे कि हमने इसको बढ़ा दिया, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये डिस्टेंस था इसको 3.2 mm से बढ़ा दिया, यहाँ पे जो विड्थ है इसको बढ़ा दिया और हमारे पास ये वाला पोर्शन तो पहले वाला ही है। ठीक है, ऐसे नहीं लगाएंगे बीच में, बाकी बढ़ा दिया 3.2 mm हमने यहाँ पे इसको बढ़ाया। ठीक है, जब हमने इसको बढ़ाया तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, C डैश इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाय डी डैश, ये बनेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाएगा, ये बनेगा D इज इक्वल टू T बाय के प्लस डी डैश। ठीक है, और अगर हम इसको देखें यहाँ पे, ठीक है सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इज इक्वल टू डी बाई के, टी बाई के नहीं, ये आपका डी बाई के बनेगा। वेट 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 वेट, गलत लिख दिया, यहाँ पे आपका टी बाई के, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रहेगा ना पहले, तो यहाँ पे डी बाई के, तो अगर इसको हम शिफ्ट करते हैं, डी माइनस डी बाई के इज इक्वल टू कितना आएगा, डी डैश आएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँ, अगर इसमें से मैं डी को कॉमन लेता हूँ कितना बनेगा, ध्यान से देखो, डी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 बाई के इज इक्वल टू डी डैश, इतना बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन हम करते हैं यहाँ पे सोल्व। वेट, हल्का सा इरेज करना पड़ेगा इसको स्पेस बनाने के लिए। अब देखते हैं इसको, चलो अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, ये लास्ट फॉर्मूला हमारा बना था डी इज इक्वल डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू डी डैश। ठीक है, इतना पोर्शन हमने कर लिया था। अब इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू डी डैश बाय डी। ठीक है, डी डैश कितना था हमारे पास 3.2 mm और डी कितना था हमारे पास 4 mm और यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई के, और के हमने निकालना है यहाँ से, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 40। देन आपके पास यहाँ पे 4 के टेबल में आ रहे हैं दोनों चीज, तो ये हमारे पास 10 पे आएगा, ये हमारे पास 8 पे आएगा, तो 8 बाई 10। ठीक है, 8 बाई 10 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 8 बाई 10 को सोल्व करोगे 4 बाई 5 आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू 4 बाई 5। इसको फर्दर सोल्व करो, इसको उधर ले आते हैं, तो 1 बाई के इज इक्वल टू 1 माइनस 4 बाई 5। इसको सोल्व करो, कितना आएगा आपका 5 माइनस 4 बाई 5, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 बाई 5। 1 बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई के, और के इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 5, तो 5 ही आंसर है, 5 ही आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, दैट इज 5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने ये किया ही नहीं है, स्किप किया है, फिर किसी ने गलत किया है। मैं जितने भी मतलब पेपर देखे उतनों में यही चीज हो रही है। ठीक है, जितने भी लोगों ने मुझे आंसर बताए हैं बाद में, फिर क्वेश्चन बताए हैं कि किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, तो इसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम थी। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम एक बॉल की बात करें तो इस पे 2 फोर्सेस लगेंगे। देखो, अ कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8। मतलब हमारे पास एक कॉपर बॉल है जो जिसकी डेंसिटी 8 ग्राम पर सीसी है, उसको हमने इमर्स मतलब उसमें हमने उसको पानी में डाला जिसकी डेंसिटी कितनी थी, ठीक है, पानी नहीं था 0.8 है। ठीक है, तो कोई और लिक्विड है, पानी की तो 1 ग्राम पर सीसी होती है, तो कोई ऑयल है जिसकी डेंसिटी कितनी है 0.8 ग्राम पर सीसी। The charge on the ball, if it is remain just suspending in oil in an electric field of intensity 600 pi वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, तो मतलब यहाँ पे 2 तरह की फोर्सेस लग रहे होंगे। नीचे हमारे पास क्या लगेगा यहाँ पे वेट mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा यहाँ पे आपका, एक तो लगेगा आपका यहाँ पे बाइंड फोर्स जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगेगा, एक लगेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा F बाइंड प्लस F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू mg। और mg जो हमारे पास यहाँ पे आपको m दिख रहा है, m को हम कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल टू आ जाएगा रो वी। तो हम इसको रो वी जी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा रो वी जी, और ये हमारे पास क्या है एफ बी प्लस एफ ई। ठीक है, पहले एफ बी को लिखते हैं बाइंड फोर्स को, तो बाइंड फोर्स को अगर हम यहाँ पे लिखें तो बाइंड फोर्स हमारे पास कितनी बनेगी यहाँ पे, ये बनेगी हमारे पास 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसके लिए हम मान लेते हैं इसको सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा है। देन आपके पास यहाँ पे जी भी आएगा प्लस ऑफ क्यू ई इज इक्वल टू रो वी जी। रो वी जी हमारे पास कैसे सोल्व करोगे आप इसको, सेम ऐसी डेंसिटी हमारे पास और साथ में वॉल्यूम भी है ना, तो वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब और साथ में हमारे पास यहाँ पे रो जी।
ठीक है। अब बस बैलेंस आउट करना है, दोनों को बैलेंस आउट करके सोल्व करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, चार्ज हमने निकालना है, चार्ज हमने निकालना है, और दोनों साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पे बैलेंस्ड है, दोनों साइड हमारे पास बैलेंस है, सिर्फ चार्ज हमने निकालना है। अब इस चार्ज के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेट, बस यही पार्ट रह गया हमारे पास सोल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन में बस मेन चीज थी कि ये पार्ट आपने कैसे सोचना था, ठीक है। मेन पार्ट यही था कि इसको आपने कैसे सोचना था, फिर इसको बाद में तो आपने सोल्व ही करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूँ तो कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और जी ये तो कॉमन आ गया, तो अगर ये कॉमन आ गया इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम माइनस करेंगे रो माइनस सिग्मा को ऐसे, ठीक है। इस इक्वल टू किसके इक्वल चल रहा है, ये क्यू ई के इक्वल, क्यू ई के इक्वल है, और हमने क्यू निकालना, तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में आपका यहाँ पे जी, और यहाँ पे रो माइनस सिग्मा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ई। अब ई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 4/3 पाई आर क्यूब जी, जी की जगह 10 पुट कर सकते हैं, रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ई। ई कितना है, 600 पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट, पाई से पाई गया, ठीक है। तो अगर इसको हम सोल्व करें, इसमें वैल्यूज पुट करें, आर को पुट कर सकते हो यहाँ से, कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है, 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। जी की वैल्यू 10 यूज कर लो, ठीक है। रो माइनस जी, रो माइनस जी हमारे पास अलग से फैक्टर में दिखा देता हूँ, रो माइनस जी कितना होगा, सॉरी रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा होगा आपका 8 ग्राम पर सीसी में से आपने माइनस करना है किसको, 0.8 ग्राम पर सीसी को। जब ये सारी वैल्यूज हम पुट करके सोल्व करते हैं तो उसका आंसर जो बनता है, ये बनता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे कंप्लीट तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां से। अ मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टेंपरेचर ऑफ द मेटल इंक्रीजेस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम एक मेटल वायर ले रहे हैं उसमें हमने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, व्हेन द टेंपरेचर ऑफ द मेटल वायर इंक्रीज, अगर हम टेंपरेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे वायर के अंदर, नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन हमारे पास बढ़ रहे हैं टेंपरेचर बढ़ाने से, पहली चीज तो अगर हम टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या चीज बढ़ेगी, यहाँ पे ध्यान से देखो, थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, कहाँ पे चीज है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, तो दो जगह तो सेम चीज लिखी हुई है, या फिर यही यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो नहीं आएंगे, डिक्रीज वाले नहीं आएंगे तो 1 और 2 तो नहीं आने वाला, यहाँ पे बनेगा आपका या तो ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, यहाँ पे डिक्रीज लिखा, तो बस हमने यही चीज जज करनी है, यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। अब ध्यान से अगर आप देखो तो वीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ बाय एम, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो डिक्रीज करता है। जो यहाँ पे आपको टाओ दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे टाओ दिख रहा है, ये डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, फास्ट कोलिजन होंगे, तो उनके बीच का जो टाइम होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखते ही हो जाना चाहिए था, पेपर में देखते ही हो जाना चाहिए था। क्या ही क्वेश्चन में पूछ लिया, फॉर द गिवन मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 2 पॉइंट है, ए और बी, उनके बीच का आपने रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर टिप से, जिसकी टिप है इस पे सोल्व करते हैं। 4 पाई और 4 पाई, सॉरी 4 ओमेगा और 4 ओमेगा, ठीक है। दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, पैरेलल में है, सीरीज में है, ठीक है। ये सीरीज में है, तो सीरीज में होंगे तो 8 ओम को हमने किसके साथ ऐड करना है, पैरेलल में ऐड करना है 8 ओम के साथ। तो कितना आएगा इनको पैरेलल में जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 4 ओम, यहाँ से 4 ओम आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इसको पूरे कंप्लीट को सोल्व करके कितना आएगा हमारे पास, 4 ओम आएगा। अब इन 4 ओम को हमने सीरीज में रखना है 4 के साथ, तो कितना आएगा, तीनों को ऐड करके 12 ओम। 12 ओम किसके साथ पैरेलल में होगा, 12 के साथ। जब इनको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 ओम यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन दोनों को जब पैरेलल में आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 ओम आएगा। अब 6 ओम को इनके साथ सीरीज में ऐड कर दो, 6 + 6 + 6 कितना, 18। ऑप्शन नंबर बी आएगा 18 ओम। तो 18 ओम डायरेक्ट इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने होते आपको। नेक्स्ट
And a cell of EMF 1.1 and internal resistance 0.5 is connected to a wire of resistance 0.5. सबसे पहली चीज तो ये सेल वाला क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या स्टेप करना था, सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था I का, ठीक है। I इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाय R प्लस R, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम करंट निकालना चाहे I इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी यहाँ पे 1.1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.5, ये चीज हो गई। सेल के बारे में यही चीज थी कि हमने यहाँ पे करंट निकालना, तो करंट कितना है यहाँ पे 1.1 एम्पीयर आ गया, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या चीज लिखी, अनदर सेल ऑफ द सेम ईएमएफ, सेम ईएमएफ का फिर से एक सेल हमने यहाँ पे लगाया, तो मतलब यहाँ पे आपके पास सेम ईएमएफ थी, तो ये डबल हो जाएगी ना वोल्टेज। अगर ये डबल हो जाएगी, अगर हमारे पास सेम ईएमएफ का एक और सेल में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 1.1 की जगह 2.2 हो जाएगा। कनेक्टेड इन सीरीज विद द इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग द करंट बट द करंट इन द वायर रिमेन द सेम, करंट सेम रहता है, तो करंट हमने सेम यूज करना है, सिर्फ हमने ईएमएफ को बढ़ाना है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड सेल इज, आपने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेकंड सेल का, ठीक है, मतलब आर की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर से हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई इज इक्वल टू, इसको डबल कर देंगे 2.2 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड आर प्लस आर, ठीक है। तो वैल्यूज कितनी आएंगी यहाँ पे, ये तो आई तो कितना था, आई को तो पुट ही कर लेते हैं। आई कितना था हमारे पास यहाँ पे, आई था 1.1, आई था यहाँ पे 1.1, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, ये तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके थे, यहाँ पे आएगा आर प्लस 1, ठीक है। तो इसको कट करो, कितना आएगा 1, यहाँ पे 2 आएगा, तो आर प्लस 1, आर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 1 ओम। तो 1 ओम इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था, क्या ही सिंपल है कि आपने एक फॉर्मूला एक बार लगाया, फिर सेम फॉर्मूला लगाया, ठीक है, सेम ही चीज कर रहे हो बार बार, ठीक है। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना था कि यहाँ पे किस तरह का कंसेप्ट आपने यूज करना है, ठीक है। सेल का सिंपल क्वेश्चन ये था। स्टेटमेंट देखो कितनी बड़ी है, ऐसे देख के ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन होएगा ही नहीं, ठीक है, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट करते हैं। P, Q, R, S are 4 wires of resistance 3, 3, 3 and 4 ohm respectively. They are connected to form the 4 arms of a Wheatstone bridge circuit. The resistance with which S must be shunted. जो यहाँ पे एक 3 है, मतलब इन तीन में से कोई भी एक 3 है जिसको हमने शंट करना है, ठीक है। उसमें पैरेलल में एक आपने रेजिस्टेंस ऐड करना है, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने बतानी है, जिसके लिए हमारे पास जो ब्रिज है वो हमारे पास बैलेंस कंडीशन में चला जाए। मतलब यहाँ पे आपके पास 4 रेजिस्टेंस है, 3, 3, 3 और 4। अब इस 3 के साथ, कोई भी एक 3 के साथ हमने यहाँ पे शंट करना है एक रेजिस्टेंस R को, कि हमारे पास बैलेंस कंडीशन आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा 3/3 इज इक्वल टू 3 बाय, साथ में यहाँ पे 4R डिवाइड बाय 4R प्लस 4, ठीक है। तो ये चीज करनी है हमने, ठीक है। अच्छा शंट करना है S के साथ, ठीक है। एस कौन, अच्छा एस तो 4 ओम था ना, सॉरी, हल्की सी गड़बड़ है, इसको ठीक कर लेते हैं। इसके साथ शंट नहीं करना है, इसके साथ करना है, क्योंकि 4 के साथ बोला है, इसके साथ शंट करना है, इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के साथ करना है, क्योंकि एस हमारे पास कौन है, 4 है, ठीक है। तो अब ये हमने ये वाली चीज करनी है बस सोल्व। यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व करना चाहें तो कितना आएगा, यहाँ से आर का वैल्यू निकालना हमने, ये कट करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आएगा तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर ले, तो कितना आएगा, 4R डिवाइड बाय R प्लस 4 इंटू, इधर क्या चल रहा है दूसरी साइड, ये चल रहा है 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 4R इज इक्वल टू 3R प्लस 12। अब यहाँ पे 4R में से 3R गया, तो R इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 12 ओम, आंसर, ठीक है। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, ठीक है। सर कह रहे हो मजाक कर रहे हो सर, नहीं ये था, ठीक है। इतना ही पोर्शन था और ये इजी था, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन था, इजी ही था ये भी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ थिन बार मैग्नेट इज m। यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है एक थिन बार मैग्नेट का। इफ इट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर फॉर्म, अगर हमने इस बार मैग्नेट को कुछ इस तरह से बेंड कर दिया, ठीक है। पहले तो हमारे पास सिंपल थी, जिसका हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट हमें m गिवन था, ठीक है। अब हमने इसको एक बेंड कर दिया। वैसे नॉर्मली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हो, m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल, इस तरीके से लिखते हो। अब इसको अगर हमने बेंड करा, एक चीज तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारे पास ये सेमी सर्कुलर बन गई, ठीक है, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग की तरह बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल आएगी, पाई आर के इक्वल, ठीक है। रेडियस इसकी कितनी है हमारे पास, यहाँ पे आर मान लेते हैं, रेडियस कितनी है यहाँ पे आर, तो पाई आर के इक्वल। और अगर आर यहाँ से निकालते हो, आर कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा सिंपली L बाय पाई,
ये कितना आएगा, L बाय पाई आएगा। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये हमारे पास कितना है, ये R है, ये भी हमारे पास कितना है, R है, तो यहाँ पे 2R हो रहा होगा। ये कितना हो रहा है यहाँ पे, 2R हो रहा है, तो 2R हो रहा है यहाँ पे, तो हमने 2R की तरह इसको कंसिडर करना है। सिर्फ इतना पार्ट था। अब नेक्स्ट हमने फिर से फॉर्मूले में चीजें देखनी है, तो हम इसको अगर L को देखें, L कितना हमारे पास यहाँ पे पाई R था, अगर हम इसको R के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, M इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पे आएगा स्मॉल m निकालना है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये नहीं आएगा। लास्ट हमारे पास स्टेप क्या रहेगा, सिंपली ये रहेगा हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे 2m पाई। ठीक है, तो इसका हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास ये निकालना है हमने मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने स्मॉल m निकालना है यहाँ पे कितना आएगा, 2m बाय पाई आएगा। ठीक है, इसको स्टेप देख लेना, बस हमने इसको डबल करना है, जो हमारे पास यहाँ पे r है इसको डबल करके लिखना है, मतलब यहाँ पे आपका L बाय पाई आएगा। अगर मैं इसमें लिखता हूँ इसको, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा R की जगह कितना लिखा हमने, L बाय पाई, तो इसको हम लास्ट में एंड में जब दूसरे वाले बेसिकली दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे नए वाला, जब हमने इसको एक सेमी सर्कुलर रिंग में बार मैग्नेट को बेसिकली मोल्ड किया है, तो उस केस में हमारे पास ये आएगा 2m बाय पाई। इस तरह आपने यहाँ पे इस तरह से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर मस्ट हैव। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसमें कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या कंडीशन आती है। ठीक है, पहली चीज तो इसकी हाई परमेबिलिटी होती है, इसकी हाई परमेबिलिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 में तो ये चीज आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, 1 और 4 को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ना तो यहाँ पे 1 आएगा ना यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 और 3 में से कोई आना है। ठीक है, दूसरी चीज की यहाँ पे एनर्जी लॉस कम होना चाहिए, तो यहाँ पे लो हिस्टेरिसिस लॉस आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका लॉस कम होना चाहिए, जो आपका हिस्टेरिसिस लूप होता है तो उसका जो लॉस होगा वो लो होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, इफ द रेट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इज x, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ द रिंग इज। ठीक है, इसमें हमने मेन चीज क्या करनी है, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपने करना है E डॉट dl इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, और फाई कितना है यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू बी ए है। ठीक है, इस तरह से उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एल, साथ में हमारे पास यहाँ पे डी फाई बाय डी टी। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि मैंने इसको डी फाई बाय डी टी करा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ए डी फाई बाय डी टी, सॉरी डी बी बाय डी टी, ये डी बी बाय डी टी बनेगा। ये क्या बनेगा, फाई की जगह यहाँ पे ये बनेगा बी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, डीबी बाई डी टी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि हमारे पास ये x के इक्वल है, इसकी वैल्यू कितनी है, x है, तो हमने इसको x मान लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द रेट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इज x, जिस रेट पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है उसको हम x बोल रहे हैं, मतलब डीबी बाई डी टी कितना है, x है, तो हमने इसको ऐसे लिखा, तो कितना हो गया यहाँ पे ax हो गया। तो डी फाई बाई डी टी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ax के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, इधर EL चल रहा है, तो EL हमारे पास किसके इक्वल है, EL हमारे पास किसके इक्वल हो गया, हमारे पास ax के इक्वल। ठीक है, और a हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं e यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ, l हमारे पास कुछ ऐसे है, यहाँ पे हमारे पास ax के इक्वल है, और a को मैं मान रहा हूँ कि ये कितना है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, और साथ में x आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ठीक है, तो लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे 2 पाई r। अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ तो कितना आएगा, e इंटू में 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर x। अब r से r कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा, e इज इक्वल टू आर एक्स बाई टू, ई इज इक्वल टू एक्स आर बाई टू बोल दो, या फिर आर एक्स बाई टू बोलो, या फिर एक्स आर बाई टू बोलो, तो मतलब ऑप्शन तो 2 ही रहेगा ना, ऑप्शन तो 2 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। ठीक है, ये भी कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी हल्की सी टिपिकल लगी। ठीक है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी कि आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से किस पार्ट से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स किया है। ठीक है, ये दो चैप्टर का मिक्सचर है, मिक्सचर क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब 50 हर्ट्ज एसी करंट ऑफ क्रस्ट वैल्यू 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू दी प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, क्रस्ट वैल्यू मतलब एक क्रस्ट, जैसे हम ये बनाते हैं ना क्रस्ट और ट्रफ, तो एक क्रस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, इस क्रस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे आपकी 1 एम्पियर। ठीक है, एक क्रस्ट की वैल्यू flows through a primary of a transformer if the mutual inductance between the primary and the secondary be 0.5। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको यहाँ पे दे दिया, तो मतलब आपके पास ये फॉर्मूला वही वाला है, समझ रहे हो कौन सा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू आपके पास m di बाई डी टी।
ये वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। नेक्स्ट, दी क्रस्ट वोल्टेज इंड्यूस इन दी सेकेंडरी, तो क्रस्ट वोल्टेज आपने यहाँ पे निकालनी, मतलब आपने ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सारी चीज गिवन है, एम की वैल्यू कितनी गिवन है आपको यहाँ पे, एम हमारे पास यहाँ पे 0.5 हेनरी आपको गिवन है, एम की वैल्यू कितनी है 0.5 हेनरी। अब यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो 0.5 इंटू में डी आई बाई डी टी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे करंट का चेंज कितना है 1 या फिर 0, तो यहाँ पे सॉरी 2 क्रस्ट के लिए करोगे ना तो 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, तो यहाँ पे क्रस्ट का चेंज कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा, डिवाइडेड बाय dt। अच्छा ये टाइम है, टाइम को आप फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बना है ना, तो फ्रीक्वेंसी में भी सेम चीज करोगे डबल करके, क्योंकि एक क्रस्ट के लिए बोला है, ठीक है। तो पूरी साइकिल के लिए यूज करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा dt को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 ये चलेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे आपका 10, अब ये ऊपर 10 बन रहा है, 10 से ये 10 कट, और ये आपका 1/100, तो मतलब ये 100 बनेगा, ठीक है। तो 100 वोल्ट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट का आंसर यहाँ पे रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी कैसा क्वेश्चन था, मतलब हल्का सा कंफ्यूजिंग थोड़ी सी स्टेटमेंट रहती है, बाकी ये क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन इजी था क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने लगाना है, सोचना क्या है बस ये वाला चेंज, ये वाला चेंज, तो 2 चेंज आपने यहाँ पे सोचना है बस। नेक्स्ट करते हैं, along solenoid of diameter 0.1 meter has 2 turns per meter. At the center of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.1 m is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. देख रहे हो स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, देख रहे हो स्टेटमेंट कितनी बड़ी है। तो यही क्वेश्चन मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपने पेपर में स्किप करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तब आपने करना। अब इसकी कैलकुलेशन देख लो, इसकी कैलकुलेशन अगर देखें तो कुछ इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन आएगी। ये क्वेश्चन भी मिक्स किया गया है, ये क्वेश्चन भी मिक्स किया है। मिक्स कैसे करा कि यहाँ पे लेंस लॉ भी लग रहा है प्लस यहाँ पे सोलोनॉइड भी है, ठीक है। तो अब कैसे, लेंस लॉ से स्टार्टिंग करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। लेंस लॉ हमने सिंपल यूज करा, देन हम इसको अगर R से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, इधर भी R से डिवाइड, इधर से भी R से डिवाइड, तो R से डिवाइड करके हमारे पास क्या बन जाएगा ये, ठीक है। एक तरह से करंट को हम चार्ज की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बन गया हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू एन बाई आर डी फाइव, ठीक है। डी फाइव क्या है यहाँ पे आपका, जो हमने यहाँ पे एक तरह से चेंज देखना है, जो फाइव यहाँ पे फ्लक्स है बेसिकली, ठीक है। तो फ्लक्स की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव बाई आर। अब हमारे पास यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव टोटल ये वाला, ठीक है, एन बाई आर, ठीक है। क्योंकि एन से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा, जब आप एन से अंदर मल्टीप्लाई करोगे टोटल आ जाएगा, तो एन डेल्टा बी ए, जो हमारे पास यहाँ पे ये था फाइव, इस फाइव को हम बी ए लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये फ्लक्स है। फाइव किसके इक्वल होता है, फाइव होता है बी ए के इक्वल, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली हम देखें इसको तो बी ए कोस थीटा होता है पूरा। नेक्स्ट यहाँ पे एन ए डेल बी डिवाइड बाय आर, जब इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, नेक्स्ट एन ए आर म्यू नॉट देन डेल आई डिवाइड बाय आर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करके बस वैल्यूज पुट करनी थी और सोल्व करना था, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें कुछ ज्यादा था। ये क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा पेपर में स्किप करो, ऐसे क्वेश्चन आपने स्किप करने हैं, लास्ट में सोल्व करने हैं। तो अभी के लिए देखो इसकी कैलकुलेशन कितनी लेंदी है और बाद में ये वाली वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व करना है, तो मतलब ये 4-5 क्वेश्चन का आपका टाइम खा जाएगा, अकेला क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन खा जाएगा, तो इसको आप स्किप करो, लास्ट में करो इस तरह क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन है इसकी डिटेल, और ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बनेगा 32 माइक्रो कूलम, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी या फिर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ओपेक। अब हम क्या कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, इसका जो लोअर हाफ है हमने उसको कट कर दिया, ठीक है, इसको ओपेक बना दिया, तो सिर्फ हमारे पास ये बचा अपर वाला पार्ट, जिसका ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ ये हमारे पास बचा। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। अगर हम इसको हाफ कट कर देते तो इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है, जो इमेज की इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम इसको हाफ कट कर रहे हैं, इसका सिर्फ हाफ पार्ट हमारे पास यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा हो, इसमें सी स्टेटमेंट दिख रही होगी, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज गेट रिड्यूस्ड इमेज। अच्छा, तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3 सी ओनली, तो उसका आंसर आएगा आपका सी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 slits of are made 0.1 mm apart and the screen is placed 2 meter away. The fringe separation when a wavelength 500 nanometer is used is 500 बोल लो, 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका क्वेश्चन है, ये फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन है, ये हमारे पास किसका क्वेश्चन है, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। बिल्कुल फेमस फॉर्मूला है बेटा, सॉरी बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, बेटा नहीं बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, बिल्कुल फेमस फॉर्मूला है ये। अब आपको यहाँ पे स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पे 0.1 mm, तो डी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0.1 mm,
अब इसमें इनको सोल्व कर लेते हैं, तो 0.1 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट 2 मीटर अवे है स्क्रीन, तो यहाँ पे कैपिटल डी कितना है 2 मीटर है, तो सिंपल आपको मीटर में ही गिवन है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ कितनी है यहाँ पे आपकी 500 नैनोमीटर है, तो 500 10⁻⁹ ठीक है, ये चीज आपको गिवन है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अब इसमें वैल्यूज हमने यूज करनी है, वैल्यूज यूज करनी, तो यहाँ पे आएगा आपके पास फ्रिंज विड्थ निकालनी है ना, फ्रिंज विड्थ ही निकालनी है, हाँ जी। तो यहाँ पे लैम्डा डी मतलब 500 इंटू में 10⁻⁹, साथ में डी कितना है हमारे पास, डी है 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसको हटाओगे तो कितना ऊपर 10 जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा 500 इंटू में 20, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶, इतना कुछ। अब यहाँ पे इनको यूज करोगे 3 वैल्यू, तो 3 वैल्यू इसमें से हटा दो तो ये कितना आएगा 10 इंटू में 10⁻⁻3, ठीक है, 10 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको एक स्टेप और आगे करो तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में कर रहे थे ना, मीटर में कर रहे थे, तो ये हमारे पास क्या आएगा मीटर में, और 10⁻⁻2 कितना होता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 सेंटीमीटर इज द आंसर, 1 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था, और ये मैक्सिमम टाइम आता है, ये फॉर्मूले से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना कि फ्रिंज विड्थ के क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे दिखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 मीटर, जो इसकी फोकल लेंथ है, मतलब हमारे पास एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है 10 मीटर है। नेक्स्ट, एंड आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, आईपीस की कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ध्यान से यहां गड़बड़ हो सकती है, इस गड़बड़ को नहीं करना आपने। नेक्स्ट, टेलीस्कोप द ट्यूब लेंथ, नेक्स्ट है यहाँ पे टेलीस्कोप्स द ट्यूब लेंथ एंड मैग्निफिकेशन रेस्पेक्टिवली, आपने ट्यूब लेंथ भी निकालनी है यहाँ पे और मैग्निफिकेशन भी निकालनी है। ट्यूब लेंथ कैसे निकालते थे, एफ ओ प्लस एफ ई करके, और ट्यूब लेंथ आपको ध्यान से आप देखो सेंटीमीटर में है, तो आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। एफ ओ को करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 मीटर में आपके कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 होते हैं, तो इसको 1000 लिखोगे, प्लस यहाँ पे 10 आएगा तो कितना आ जाएगा 1010 सेंटीमीटर। तो 1010 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में भी आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो बी 1 और 2 तो नहीं आएंगे, 1 और 2 ऑप्शन आपके नहीं आने वाले। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सेकंड पार्ट मतलब मैग्निफिकेशन वाला, तो मैग्निफिकेशन क्या होती है एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ बाई एफ ई, ये होती है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है, और आंसर आपके क्या रहे हैं सिंपली नंबर में आएंगे, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब हमने इसको कन्वर्ट करके सेम उसमें फॉर्म में लिखना है, तो अगर मैं यहाँ पे 10 मीटर ही लिख रहा हूँ तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं। नीचे हमारे पास क्या आएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 10 से 10 कट तो कितना आ गया यहाँ पे 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो कितना 100, ठीक है, तो इसका नंबर आएगा 100। तो 100 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से वाला क्वेश्चन करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं इसको। पहली स्टेटमेंट देखो ध्यान से, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, क्या रेडियस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होती है, ठीक है, पहली चीज। द स्पीड ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, हाँ जी, v जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है, ऊपर z होता है नीचे n होता है ऐसे, ठीक है, तो ये चीज हमारे पास, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी 1/n² आती है, हाँ जी आती है, ये भी आती है ऐसे ही। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², जो रेडियस होती है वो n² के प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पे क्या लिखिए n के, तो n वाला नहीं आता है, ठीक है। r का फॉर्मूला क्या होता था, r का फॉर्मूला होता है 0.529 n², ऐसे करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पे BCD करेक्ट है, तो BCD वाला आएगा। BCD कहाँ लिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में लिख रहा है BCD ओनली, तो मतलब BCD यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। BCD वाला फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे बन रहा है, सॉरी BCD वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बन रहा है, तो यहाँ पे आएगा BCD वाला ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, अगर इनपुट 50 है तो आउटपुट कितनी है, किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, अगर हाफ होता तो 50 आंसर, अगर डबल है किसमें, फुल वेव में, तो फुल वेव में क्या आंसर हो जाएगा 50 इंटू 2 हो जाएगा डायरेक्ट 100 हर्ट्ज,
फुल वेव में डबल हो जाती है, फुल वेव में जो इनिशियल आपको गिवन होती है उसकी डबल हो जाती है, और हाफ वेव में ये 50 रहती है, ठीक है। हाफ में सिंगल जितनी आई थी आपके पास 50 हर्ट्ज इनपुट फ्रिक्वेंसी, वो इनपुट जितनी ही रहती, पर फुल वेव में डबल हो जाती है, तो डबल होगी तो आपकी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट करते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, द फोर्स एफ एंड टॉर्क टाउ ऑन अ डाइपोल रेस्पेक्टिवली आर। डाइपोल के बारे में क्वेश्चन है। पहली चीज की हमारे पास कहां पे रखा है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कितनी हो जाएगी, नॉन जीरो, ठीक है। फोर्स हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो, तो फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो कहां पे आ रही है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रही है और 4 में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ना तो 3 आएगा ना 1 आएगा, ठीक है। अब सेकंड चीज देखते हैं। सेकंड चीज अगर देखें यहाँ पे टॉर्क, ठीक है। टॉर्क अगर देखें यहाँ पे, अगर टॉर्क हमने देखना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे टॉर्क की बात करता हूँ, टॉर्क हमारे पास क्या होता है, ये होता है पीई साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो इसमें एंगल देखना है आपने, तो एरिया वेक्टर में और ई में जो आपके पास यहाँ पे फोर्स है, या फिर आपके पास यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट अगर आप देखते हो तो हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, एंगल हमारे पास यहाँ पे बनेगा इनका जीरो। अगर यहाँ पे आप साइन थीटा की बात करो, थीटा हमारे पास यहाँ पे जीरो बनेगा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, ये टॉर्क हो जाएगा जीरो, टॉर्क हमारे पास जीरो हो जाएगा, टॉर्क हमारे पास यहाँ पे जीरो जाएगा, ठीक है। पीई के बीच में जो एंगल हम देखेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि पैरेलल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो आपका डाइपोल मोमेंट है पी, वो पैरेलल दे रखा है, अगर पैरेलल दे रखा है तो थीटा कितना हो गया, जीरो। अगर थीटा जीरो तो हमारे पास यहाँ पे थीटा जीरो पुट कर दो, थीटा जीरो पुट करोगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही था, बस आपने यहाँ पे जस्ट देखना था कि कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, कहाँ पे आपका नॉन जीरो होता है। अब यहाँ पे देखो, टू लार्ज प्लेन पैरेलल शीट शोन इन दी फिगर हैव इक्वल बट अपोजिट चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट पॉइंट P1 P2 P3, 3 पॉइंट है, P1 पे P2 पे और P3 पे पुट करके देखा, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स बताना है कहाँ पे कितनी एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, पढ़ रखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है तो वहाँ पे आपकी फोर्स भी तो जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो गई, फोर्स भी जीरो हो गई, तो दो जगह तो फोर्स जीरो है और एक जगह फोर्स हमारे पास नॉन जीरो है। जो सेंटर है उसमें फोर्स नॉन जीरो है, और जो आपके एंड में है, दोनों इधर वाला एंड उधर वाला एंड, उसमें हमारे पास क्या रहेगी, फोर्स जीरो। तो फोर्स जीरो कहाँ है, F1 जीरो, F3 जीरो और F2 नॉन जीरो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं। टू चार्ज मेटेलिक स्फेयर्स विद रेडियाई R1 एंड R2, दो चार्ज मेटेलिक स्फेयर्स हैं, एक की रेडियस कितनी है आपके पास R1, दूसरी की रेडियस हमारे पास कितनी है R2। तो दो हमारे पास स्फेयर यहाँ पे Q1 है, ठीक है। दोनों के ऊपर चार्ज कितना कितना है, एक पे Q1 है एक पे Q2 है, ऐसे करके है, ठीक है। ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड दी रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस। अच्छा, फाइनल चार्जेस हमने जब इनको सेपरेट किया, पहले इनको एक साथ लेके आए, फिर हमने सेपरेट करा, तो उन पे चार्जेस कितना कितना है, Q1 और Q2 ऑन दी टू स्फेयर रेस्पेक्टिवली विल बी, ठीक है। अब हमने इनका रेशियो निकालना है, जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज इन्होंने एक तरह से आपस में बांट लिया, उसका रेशियो हमने बताना है, ठीक है। अब मैं पोटेंशियल की फॉर्म में अगर बताऊं, पोटेंशियल हमारे पास V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, KQ1 बाय R1। सिमिलर वे में V2 कितना आएगा, KQ2 बाय R2। तो इस कंडीशन में क्या आता है कि दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, दोनों को बैलेंस कर दो, तो मतलब कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे, V1 शुड बी इक्वल टू V2। अगर मैं यहाँ पे KQ1 बाय R1 इज इक्वल टू KQ2 बाय R2 लिखता हूं, तो यहाँ पे K से K कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। तो क्या ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, डी। यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। दूसरे वाला भी देख लो, दूसरे वाला भी है Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस एट अ डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। कहां से क्वेश्चन पूछ लिया आपका, कूलम्स लॉ से, बिल्कुल सिंपल, आपका कूलम्स लॉ से ही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से कर देखो, टू चार्ज पार्टिकल प्लेस एट अ डिस्टेंस अपार्ट इन दी वैक्यूम एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। पहला केस कि हमारे पास ये वैक्यूम में रखे हैं और दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर एक F फोर्स लगा रहे हैं। नाउ ईच ऑफ द चार्जेस इज डबल्ड, दोनों चार्ज डबल कर दिए। पहला मैं स्टेप लिखता हूं कि F इज इक्वल टू कितना है, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। पहले ये काम हो रहा था,
जब नई फोर्स निकाली कितना हुआ यहाँ पे K Q1 Q2, दोनों को डबल किया तो यहाँ पे इसको ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है, इसको ट्वाइस कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पर आगे क्या बोल रहे हैं, टू कीप दी फोर्स अनचेंज, कि हमने फोर्स को चेंज नहीं करना, जो हमारे पास एफ डैश है वो एफ के इक्वल ही आना चाहिए, जो एफ डैश है वो एफ के इक्वल ही आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड बी, तो डिस्टेंस कितना करे कि हमारे पास ये सेम रहे। अगर हमने चार्जेस को डबल करा था, चार्जेस को डबल करना मतलब दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा होगा ना, मैं इरेज करके करता हूँ, सॉरी, यहाँ इसको ऐसे करते हैं, डबल करा तो 2Q1 इंटू में 2Q2 ये करा था ना। तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में देखूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, 4K Q1 Q2। तो डिस्टेंस को हमने क्या करना है कि हमने फोर्स को सेम रखे हैं, तो यहाँ पे हम इसको अगर 2D का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा नीचे, तो 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4D स्क्वायर, तो 4 से 4 कट, ठीक है, तो कितना बन गया। अच्छा D में कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं यहाँ पे R यूज कर रहा हूँ तो इसको D ही यूज कर लेता हूँ, ये D है, ये भी D है, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखो तो 4 से 4 कट, फिर से सेम फोर्स आ गई जो इनिशियली थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा नीचे 2D, तो यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तो 2D इज द आंसर, ठीक है, 2D यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे C1 C2 लिख लेता हूँ। C1 कितना है यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड है, C2 कितना है हमारे पास यहाँ पे, ये है 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है, तो इनका रेशियो तो हमें पता है। आर ज्वाइंट इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया। द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द 2 कैपेसिटर्स V1 एंड V2 एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द 2 कैपेसिटर्स U1 एंड U2 रेस्पेक्टिवली आर रिलेटेड एज, ठीक है, स्टेटमेंट बहुत लेंदी थी, ठीक है, क्वेश्चन इजी थे। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम Q1 इज इक्वल टू क्या करते हैं, C1 V1, सिमिलर में Q2 इज इक्वल टू C2 V2, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। C1 कितना है यहाँ पे आपका, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं चार्जेस हमारे पास यहाँ पे 2 पैरेलल दोनों सीरीज में ऐड करें ना, सीरीज में अगर ऐड कर रहे हैं हम इसको, ठीक है, और कनेक्ट कर रहे हैं हम इसको V वोल्ट की बैटरी से, तो सबसे पहले यहाँ से रेशियो किसका निकलेगा, V1 और V2 का। V1 V2 का रेशियो हमारे पास किसकी फॉर्म में निकलेगा, देखो चार्जेस हमारे पास सेम हो जाएंगे, अगर ये सेम होंगे तो हमारे पास यहाँ पे C1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C1 V1 वेट C1 V1 अगर हम इनको सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो ये होगा C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे Q1 Q2 इक्वल हो जाएंगे, चार्जेस हमारे पास इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा V1 बाई V2 पूछ रहे हैं ना, हाँ, V1 बाई V2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बनेगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू C2 बाई C1, तो C2 कितना है हमारे पास 3 है और ये नीचे कितना है 2 है, तो 3/2, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू 3/2, V1 बाई V2 इज इक्वल टू 3/2 यहाँ पे आ रहा है पहले वाले ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आने वाला। V1 V2 के रेशियो कितना है हमारे पास 3/2, तो ये नहीं आएगा। V1 V2 3/2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हमारे पास या तो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा या फिर 3 बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें नेक्स्ट करें, एनर्जी कितना होता है फॉर्मूला, ये होता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो हम इसको लिखते हैं U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, सिमिलर में U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, U1 U2 दोनों लिख लिए। अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, इसको फर्दर सोल्व करते हैं, क्या स्टेप बनेगा, चलो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, देखो अब इनका बैलेंस करके हमने इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालोगे तो 1/2 तो गया, यहाँ पे U1 बाई U2 किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा C1 V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C2 V2 स्क्वायर। अब C1 बाई C2 कितना है, C1 बाई C2 यहाँ पे पुट कर देते हैं अलग से, और यहाँ पे आएगा V1 बाई V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, C1 बाई C2, C1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, ये 2/3, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक 2 से एक 2 कट, एक 3 से एक 3 कट, तो कितना बनेगा यहाँ पे 3/2, तो कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, कैलकुलेशन ज्यादा थी, बाकी ये क्वेश्चन आपका इजी ही था, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी, ठीक है, और काफी मतलब मॉडरेट भी मैं इसको मानूंगा, इसमें हल्का सा कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन
सीरीज अक्रॉस अ 20 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक 100 ओम का है, एक आपके पास 200 ओम का है, इनको हमने सीरीज में ऐड कर रखा है, पर हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी भी लगी हुई है साथ में। ठीक है, अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट एज शोन इन द फिगर, द रीडिंग इन अ 200 ओम वोल्ट मीटर, जो आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है वोल्ट मीटर का, वो भी कितना है 200 ओम है। ठीक है, नेक्स्ट वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस इट 200 ओम रेजिस्टेंस, और इसको हमने 200 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस बना रखा है पैरेलल में, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। पहले इसको सोल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो पहले इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 1/200 प्लस 1/200, कितना आ जाएगा, ये आएगा 2/200, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1/100। तो यहाँ पे इसका जो कॉम्बिनेशन का आपका रेजिस्टेंस आएगा, जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया पैरेलल वाला, तो ये आया 100 ओम। अब इसको हमने सीरीज में ऐड करना है, इसको सीरीज में किसके साथ ऐड करना है, इसके साथ, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये कितना आएगा 100 + 100, तो कितना होगा, ये 200 ओम हो गया। ठीक है, तो 200 ओम यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये बन गया। अगर हमें 200 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, और I यहाँ से निकालना है, अगर हमने I = कितना आ जाएगा यहाँ से, सिंपली ये आएगा V/R। V कितना है हमारे पास यहाँ पे 20, और R कितना आ गया हमारे पास 200, इसको सोल्व करो, कितना आएगा करंट यहाँ पे 1/10, तो 1/10 आपका यहाँ पे करंट आ गया। जब आप इस 1/10 करंट को यूज करोगे अक्रॉस दी दिस, जो यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर पे जो आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, अगर वहां पे आप उसके अक्रॉस उसको सोल्व करते हो, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 10 वोल्ट। ठीक है, सिंपल है, लास्ट में बस यही आपने करना है कि इसके अक्रॉस आपने वोल्ट, बेसिकली इसके अक्रॉस आपने क्या निकालना है, आपने यहाँ पे इसके अक्रॉस रीडिंग निकालनी है, जो 200 ओम का वोल्ट मीटर बेसिकली यहाँ पे है, उसके अक्रॉस अपने रीडिंग निकालनी, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में 10 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस हमारे पास 10 वोल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, द करंट थ्रू अ 4/3 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू आपको गिवन है। E1 कितना है यहाँ पे 2 वोल्ट, E2 कितना गिवन है आपको यहाँ पे 1 वोल्ट। दो EMF आपको गिवन है, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 = 1 ओम और R2 = 2 ओम, ये गिवन है आपको। यहाँ पे हमारे पास बाद में क्या है, अब इसने आपने सोल्व करना है इसको, इसमें जो हमारे पास क्या है, करंट आपने निकालना है 4/3 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अबाउट। ठीक है, करंट आपने बताना था यहाँ पे, तो करंट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा I = E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस R प्लस कैपिटल R, ये करना है। अब E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R। ये वैल्यूज इसमें यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अबाउट अगर हम इसको सोल्व करें, ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे E1 है तो कितना 2 इंटू R2, R2 कितना है 2 है, तो 2 × 2 प्लस E2 R1 दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा सिंपल। नीचे R1 प्लस R2 कितना आएगा 3, इतना पार्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे R1 R2 2, R1 प्लस R2 3 प्लस में R कितना है 4/3। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे 2 + 1 5/3 हो जाएगा, ये 5/3 आया। यहाँ पे नीचे कितना आएगा 6/3, ये आएगा 6/3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, 3 से 3 कट तो कितना आ गया 5/6 एम्पियर, है ना, सिंपल। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 5/6 इज द आंसर, 5/6 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट करते हैं, अ मेटेलिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज अ रेजिस्टेंस R। ठीक है, एक मेटेलिक वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसका रेजिस्टेंस है हमारे पास R। रेजिस्टिविटी कितनी है रो, द पावर रेटिंग P at V वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच, उसी वायर को हमने स्ट्रेच किया इज टू रिड्यूस द रेडियस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस, इसकी रेडियस हमने क्या कर दी हाफ। द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड पावर रेटिंग एट V वोल्ट्स आर रो डिनोटेड बाय R डैश, रो डैश और P डैश रेस्पेक्टिवली, द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द करेक्टली रिलेटेड एज। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या चीज देखनी है सबसे पहले कि यार इसकी जो इसकी रेजिस्टिविटी का इसमें डिफरेंस आएगा क्या, इसकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क आने वाला है, नहीं आएगा। तो रेजिस्टिविटी चेंज कहाँ कहाँ नहीं हो रही, तो आपकी ऑप्शन नंबर 3 में नहीं चेंज हो रही, ना 4 में चेंज हो रही, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा, ना ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, तो उसमें बनेगा आपका ऑप्शन नंबर
3 और 4 में से एक, ठीक है। और जब हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने पे इसका ऑप्शन नंबर 3 बनता है, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, ठीक है। इसका थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है तो इसको स्किप कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स आर लिस्टेड बिलो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और इनमें हमने क्या, इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है, किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सबसे कम ससेप्टिबिलिटी किसकी होती है, सबसे कम अगर हम बोलें तो डायमैग्नेटिक की होती है, सबसे कम डायमैग्नेटिक की होती है। तो सबसे पहले आएगा बी, देन उसके बाद आएगा ए, देन आएगा आपके पास यहाँ पे सी। तो बी ए सी, बी ए सी कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है बी ए सी। तो बी ए सी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और जो डायमैग्नेटिक है उसकी सबसे कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, बी ए सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी एक इजी क्वेश्चन देखने को मिला है, ये भी इजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 2 infinitely long straight parallel conductor carrying current I1 and I2 are held at a distance d apart in vacuum. The force F on the length L of one of the conductor due to the other, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता था, अगर हम दो कंडक्टिंग वायर के बीच का फॉर्मूला देखते थे, यहाँ पे क्या आता था, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2D, ऐसे करके फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। तो दो अगर करंट कैरिंग आपके पास वायर हैं, उनके बीच में जो कंडक्टर हैं, जो कंडक्टिंग वायर हैं, उनके बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो अब इसको ध्यान से आप देखो, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जो फोर्स है आपके पास यहाँ पे, तो किस तरह से वो डिपेंड करती है। तो फोर्स हमारे पास क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू I1 I2 इंटू एल, ये रहा I1 I2 इंटू एल। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू I1 I2 L, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहा था, पेपर एनालिसिस में मैंने देखा था कि कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे आपके मॉडरेट थे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको टिपिकल जैसे लगेंगे, बाकी हमारे पास यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट में थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन दी सर्किट शोन बिलो अ करंट 3I एंटर्स एट ए पॉइंट पे, यहाँ पे आपका 3I करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, और फिर से 3I मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो कोई मेन चीज नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे 3I करंट आया, यहाँ पे 3I गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे R है। अच्छा, जो करंट होता है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, कम रेजिस्टेंस वाला है फिर ज्यादा वाला, ठीक है। तो ये कम रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, तो ज्यादा करंट यहाँ से जाना चाहिए। तो यहाँ से 2I करंट जा रहा है, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, डिवाइड होकर यहाँ से I करंट जा रहा है, ठीक है। क्योंकि करंट हमारे पास हमेशा वो पाथ चूज करता है जहां पे उसको इजी हो, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से करंट नहीं जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं जाएगा, जाएगा तो पर ज्यादा नहीं जाएगा। अब हमारे पास मेन चीज है, हमने यहाँ पे क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ABCD। इस लूप के सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या इनका रोल आएगा, इनका रोल नहीं आएगा, जो एंड पॉइंट्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि जीरो हो जाएंगे। अब हमने निकालना है सेंटर पे, तो ऊपर वाले पार्ट के लिए अगर देखूं ABC के लिए, तो ABC के लिए क्या बनेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये बनेगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4R, ठीक है। और ये किस साइड बनेगा, ये आपका बनेगा आपका, अगर मैं इस साइड देख रहा हूं लूप में, तो ये इनसाइड बनेगा, ये बनेगा इनसाइड प्लेन, मतलब इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसके लिए देखूं, इसके लिए अगर देखता हूं, तो उसके लिए हमारे पास आउटवर्ड प्लेन, मतलब बाहर की तरफ बनेगा, क्योंकि इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। बट हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी म्यू नॉट, करंट कितना हो गया 2I डिवाइडेड बाय 4R, और ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। समझ में आ रहा है, इन प्लेन आउट प्लेन किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास ये आउट ऑफ द प्लेन ही कंसीडर करोगे। अब मैं इसको पूरा बी नेट अगर निकाल लूं यहाँ से, बी नेट कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको B1 मान रहा हूं, इसको B2 मान रहा हूं, तो B2 माइनस B1 हमने करना पड़ेगा, B2 माइनस B1। तो पहली चीज तो हमारे पास यहाँ पे देखो आउट ऑफ द प्लेन कौन से आउट ऑफ द प्लेन ये है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा ना ये आएगा। अब इसको ध्यान से अगर हम देखें तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है म्यू नॉट 2I अपॉन 4R माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4R। अब इसमें से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे R कैपिटल ही ले लेते हैं, R कैपिटल ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2I है, यहाँ पे हमारे पास सिंपली I है, तो हमारे पास क्या बनेगा लास्ट में बी नेट हमारे पास बनेगा म्यू नॉट I बाय 4R आउट ऑफ द प्लेन, म्यू नॉट I बाय 4R आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यह है अ स्क्वायर लूप विद ईच साइड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड कितनी है यहाँ पे स्क्वायर लूप की 1 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे आपके पास इसकी साइड कितनी गिवन है आपको, सिंपली अगर मैं ए बोलूँ तो ए हमारे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। The direction of magnetic field is parallel to the plane of the loop. The torque experienced by the loop. Torque का फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पे, ये आता है mb sin of theta। ठीक है, mb sin of theta यहाँ पे आपका फॉर्मूला आता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, I इंटू a इंटू b इंटू साइन ऑफ थीटा। जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसको हम क्या लिखते हैं, I इंटू a। ठीक है, अब I हमें पता है करंट कितना है 10 एम्पियर है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 10 एम्पियर। एरिया कितना आएगा, एरिया हम इसको लिखेंगे ना साइड कितना 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। साथ में हमारे पास एरिया के बाद आएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2 टेस्ला है, और साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा यहाँ पे लिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे जीरो लगेगा, बहुत लोगों ने गलती करी होगी जीरो लिख दिया होगा। ठीक है, जीरो नहीं आएगा। अब ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लूप है ना, जो स्क्वायर लूप है उसके पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, और एरिया वेक्टर कैसे होता है, बाहर की साइड ऐसे, तो ये आपके पास पैरेलल और ये आपके पास यहाँ पे कितना एंगल इनके बीच में 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखूं तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा sin 90 दैट इज 1। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू में 0.2, ये हमारे पास हटाएंगे तो 10 नीचे, तो हमारे पास यहाँ पे 10 से 10 कट, तो ये बन गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये भी एक इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। मैक्सिमम बच्चों ने इसमें गलती करी है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए मार्क करके आए हैं। ठीक है, वो गलत था, आपने यहाँ पे इसके एंगल भी देखने थे। ऐसे क्वेश्चन इसलिए ही दिए जाते हैं कि आप ऐसी गलती इसमें करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन एसी सर्किट द करंट लीड्स टू द वोल्टेज बाय π/2। अगर करंट लीड करता है वोल्टेज को π/2 से, तो कौन सा सर्किट होता था, कौन सा, ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये प्योरली कैपेसिटिव होता है, प्योरली कैपेसिटिव होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे डायरेक्ट करना था, इसमें कुछ भी मेन चीज नहीं थी, बस एक कंडीशन आपको गिवन थी, कंडीशन से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स फॉर अ चेंज करंट इन वन ऑफ द कॉइल फ्रॉम 0 टू 10 एम्पियर, मतलब करंट का चेंज कितना है यहाँ पे 0 से 10। नेक्स्ट कितने टाइम में 0.25 सेकंड में। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एडजेसेंट कॉइल बाय 15 वेबर। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पे अपने बैलेंस क्या करना था, d∅/dt को बैलेंस करना है आपने mdi/dt। अरे सॉरी, हल्की सी मिस्टेक, वेट, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, कोई नहीं, आओ जल्दी से आओ। यहाँ पे mdi/dt। अच्छा यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो दोनों साइड हमारे पास चेंज आ रहा है, दोनों साइड हमने रेट लिख रखा है, तो dt से dt काट सकते हैं ना, काट दिया। अब यहाँ पे d∅ क्या आएगा, ये आएगा mdi, d∅ mdi। अब d∅ अगर हमारे पास यहाँ पे देखें कितना है 15 वेबर है, तो 15 वेबर इधर लिख लो, m हमने निकालना है, और i करंट का चेंज कितना है यहाँ पे 10 का, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 - 0 10 ही होता है। अब इसको सोल्व करोगे 10 को डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना आएगा m = 1.5, m = 1.5, और क्या है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो हेनरी में आएगा, हेनरी इसकी यूनिट रहेगी, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप इन फिगर ए एंड बी। दो यहाँ पे फिगर है, एक ए फिगर है, एक बी फिगर है, दोनों जगह सर्कुलर लूप है। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखो, आर प्लेस इन डिफरेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन दी फिगर्स। इन फिगर ए द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इनटू द प्लेन। देखो ये क्रॉस आ रहा है, क्रॉस मतलब ये अंदर की साइड जा रहा है, ये इनटू द प्लेन है। पहले वाले केस में ये इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड जा रहा है। दूसरे वाले पार्ट में ये बाहर की साइड आ रहा है, दूसरे वाले पार्ट में बाहर की साइड आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एरिया इंक्रीज कर रहा है, जो लूप है उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने अपोजिट लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या डायरेक्शन आएगी इसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले वाले केस में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा, पहले केस में हमारे पास आएगा एंटी क्लॉकवाइज।
अगर मैं दूसरा केस देखूं, दूसरे केस में हमारे पास ना जो लूप है वो श्रिंक कर रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। अगर हमारे पास दूसरे पार्ट में एरिया ऑफ द लूप हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, अगर एरिया ऑफ द लूप डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सही मतलब अंदर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, उसी डायरेक्शन में हमने उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इस वाले केस में भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आएगा, दोनों केस में एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये 2 बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज इन बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट सा था, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास सीयूटी 2024 का पेपर था, उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। सबसे मेन बात है कि आपका जो पेपर था वो काफी मतलब ठीक था, मतलब मॉडरेट टू टिपिकल में तो नहीं, इसको हम मानेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। मतलब हार्डली 8 to 10 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे, बाकी आपके इजी थे। तो आई होप आप सबके रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर अपनी मेहनत करते रहें, और जितने भी पेपर आगे आते हैं आपके तो उनके लिए भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। मैं आपका मेंटर अभिनव, मैं आपको बार बार चीजें आके कराता रहूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।